इलास्टिक वहीदुल्ला, कि फॉर एग्जाम्पल प्राइस ना वो गिर गई 5 से 2 पे आ गई, लेकिन पहले क्वांटिटी डिमांड थी 40, अब 45 हो गई, ठीक है ना। तो प्राइस में तो बहुत ज्यादा चेंज आया, लेकिन उसके मुकाबले में क्वांटिटी डिमांड में चेंज नहीं आया, तो हम इसको कहते हैं इनइलास्टिक। और परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक ये कि प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज आया लेकिन क्वांटिटी डिमांड में माइनर सा या बिल्कुल चेंज ना आए, तो उसको हम कहेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक। जी वहीदुल्ला, आप क्लियर है पॉइंट? जी वहीदुल्ला। अच्छा फाकिया, आपका सवाल का जवाब देता हूँ। यूनिटरी डिमांड ये है जब हम टोटल रेवेन्यू मेथड पढ़ेंगे। समझाता हूँ दोबारा, चलो मैं दोबारा समझाता हूँ, एक्सपेंडिचर मेथड या टोटल रेवेन्यू मेथड। तो इसमें फाकिया आपका सवाल यूनिटरी डिमांड भी क्लियर हो जाएगा। जी वहीदुल्ला, आपका जवाब क्लियर है कि नहीं? वो थोड़ा सा नेट, ठीक है ना भाई? तो जीरो रिस्पॉन्स टू प्राइस होगा ना इसमें, ये कि देखो ये परफेक्टली इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक नहीं है भाई। आपने कहा इनइलास्टिक बता दी, मैं बताता हूँ लैब, सब सब बताता हूँ जी। आपके सवाल का जवाब मैं देता हूँ, ठीक है? एक्सपेंडिचर मैं तो दोबारा समझाता हूँ। खैर, ये जो जीरो रिस्पॉन्स है ना भाई मेरे, मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूँ कि भाई मेरे के पहले प्राइस थी फॉर एग्जांपल ये, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल प्राइस थी 10, ठीक है ना। क्वांटिटी डिमांड थी आपके पास फॉर एग्जांपल 100, क्लियर जी? यार प्राइस पहुंच गई ना, वो आ गई 4 पे, ठीक है ना। 6 रुपए की डिक्रीज आ गई प्राइस में, लेकिन अब भी 100, तो जीरो रिस्पॉन्स आया ना, कि प्राइस में तो बहुत ज्यादा चेंज आया लेकिन उसके मुकाबले में क्वांटिटी डिमांड में या तो कोई चेंज ना आए, या फॉर एग्जांपल यार 100 से 101 पे पहुंच गया, ठीक है। तो इधर एक नजदीक से कर्व बनाएगा, लेकिन उसको हम इधर शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है भाई वहीदुल्ला। तो देखो प्राइस में तो बहुत ज्यादा चेंज आया लेकिन उसके मुकाबले में जीरो रिस्पॉन्स, डिमांड की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। तो जीरो रिस्पॉन्स हुआ, जीरो रिस्पॉन्स टू प्राइस ना, प्राइस में चेंज आया लेकिन उसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ? कुछ भी नहीं। अब क्लियर है? श्योर? मतलब नहीं तो मैं दोबारा समझा देता हूँ, कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल एरिया है, स्लोली स्लोली हम जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टाइम पे कोर्स खत्म हो जाएगा, लेकिन शायद टाइम से पहले, इसलिए मैं स्लो स्लो जा रहा हूँ ना। समझ आपको तो भाई भाई क्लियर है, लेकिन ये बाकी साथ साथ लेके चलने हैं ना। अच्छा अब मैं एक्सपेंडिचर मेथड बताता हूँ आप लोगों को। देखिए दो तीन तरह के मेथड है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मैयर करने के लिए। उसमें एक मेथड है, इसको टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी बोलते हैं और इसको ना टोटल रेवेन्यू मेथड भी बोलते हैं, क्लियर? तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के मुताबिक अगर हमारी, अगर प्राइस चेंज होती है और उस प्राइस में चेंज आने की वजह से हमारे टोटल रेवेन्यू में इजाफा होता है, टीआर मींस टोटल रेवेन्यू, ठीक है जी, तो हम कहेंगे कि डिमांड इलास्टिक है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल पहले प्राइस 8 थी, उसने 8 से ना जंप लगाई 7 पे, ठीक है, प्राइस में डिक्रीज आ गया, क्लियर? प्राइस में डिक्रीज आने की वजह से उसूलन क्या होना चाहिए कि लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं कि यार प्राइस में डिक्रीज आएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, 15 से 25 पे पहुंच गई, ठीक है ना अली? अब आप देखें, अब हम टोटल रेवेन्यू मेथड पढ़ रहे हैं, टोटल रेवेन्यू मेथड। सो टोटल रेवेन्यू मेथड में हम देखेंगे, अगर आप ये टोटल रेवेन्यू मेथड ना होता ना, ये ना होता फॉर एग्जांपल, तो तब भी हम देख सकते थे कि डिमांड इलास्टिक है, कि प्राइस में चेंज आ गया जिसके मुकाबले में क्वांटिटी डिमांड में भी चेंज आ गया। लेकिन चूंकि हम टोटल रेवेन्यू मेथड पढ़ रहे हैं तो हमने ना टोटल रेवेन्यू को कैलकुलेट करना होगा। अब हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे कि प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी इज इक्वल टू 120, ये चेंज से पहले टोटल रेवेन्यू थी। अब प्राइस में चेंज आया तो 60 क्वांटिटी डिमांड में भी चेंज आया। अब आप लोग देख लें कि 7 मल्टीप्लाई बाय 25 तो आपकी 175,
तो प्राइस में डिक्रीज आने से आपकी टोटल रेवेन्यू बढ़ गई, तो हम कहेंगे कि एज पर एक्सपेंडिचर मेथड या एज पर टोटल रेवेन्यू मेथड हमारे पास डिमांड जो है ना वो इलास्टिक है। अब आ गया है जी इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन? जी इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन? शाबाश। अच्छा अब आगे, अब इसी तरह हम देखेंगे कि देखें, अब आप देखें पहले प्राइस थी 10, अब ना वो 6 पे, देखो प्राइस में कितना डिक्रीज आया, लेकिन क्वांटिटी डिमांड में इतना डिक्रीज नहीं आया। अगर अगर क्वांटिटी डिमांड, अगर ये टोटल रेवेन्यू मेथड ना भी होता ना तो तब भी मुझे पता लगता क्या प्राइस में ज्यादा चेंज आया, लेकिन उसके मुकाबले में क्वांटिटी डिमांड में इतना चेंज नहीं आया। लेकिन क्योंकि हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ रहे हैं तो देखिए 8 मल्टीप्लाई बाय 10 80, प्राइस में चेंज आ गई, क्वांटिटी डिमांड में भी चेंज आया, लेकिन प्राइस क्वांटिटी डिमांड में इतना चेंज नहीं आया, जबकि प्राइस में ज्यादा चेंज आया है। उसने 10 से ना 6 पे जंप लगाई है। अब आप देखें 66, अब तो उल्टा हो गया भाई। उसूलन क्या होना चाहिए था कि हमारे टोटल रेवेन्यू बढ़नी चाहिए थी, वो तो डिक्रीज हो गई। कहने का मतलब ये है कि डिमांड इनइलास्टिक है, कि प्राइस में डिक्रीज होने के बावजूद भी हमारी टोटल रेवेन्यू नहीं बढ़ रही है, तो इसको हम कहेंगे इनइलास्टिक। या इसको आप इस तरह देख ले कि अगर फॉर एग्जांपल, मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर फॉर एग्जांपल इन्हें ना ये पहुंच जाता 8 से ना 11 या फॉर एग्जांपल 15 पे, तो 15 छक्के 90, तो ये 90 हो जाता। अब आप देखें एक और चीज कि प्राइस में तो बहुत ज्यादा चेंज आया, लेकिन उसके मुकाबले में टोटल रेवेन्यू में कम चेंज आया, सिर्फ 10 रुपए 10 का। ठीक है, तो प्राइस में ज्यादा डिक्रीज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, और जिसके मुकाबले पे टोटल रेवेन्यू पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। हम तो टोटल रेवेन्यू मेथड पढ़ रहे हैं ना, तो टोटल रेवेन्यू पे इतना उस पर भी इतना असर नहीं पड़ा, तो हम कहेंगे कि डिमांड इज इनइलास्टिक, नॉट परफेक्टली इनइलास्टिक बट इनइलास्टिक। अगर परफेक्टली इनइलास्टिक होता ना तो फिर हम कहते कि यार प्राइस में चेंज होने की वजह से फॉर एग्जांपल फिर कर्व हमारा इस तरह बनता। ठीक है ना, कि प्राइस में ना वो 10 से ना 6 पे पहुंच गई, लेकिन हमारे क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं है, तो हम कहते हैं कि डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक। लेकिन इस सिचुएशन में इनइलास्टिक है, क्यों? क्योंकि प्राइस में ज्यादा चेंज आया, क्वांटिटी टोटल रेवेन्यू में चेंज आया, लेकिन उस लेवल तक नहीं आया जिस लेवल तक आना चाहिए था। अब आप आगे आए, ये पॉइंट भी क्लियर है? जी अब आ गए हैं आप, यूनिटरी डिमांड या यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस पहले 12 थी, 4 क्वांटिटी थी, 12 4 48 48, प्राइस में चेंज आया, 7 क्वांटिटी डिमांड में भी चेंज आया, लेकिन टोटल रेवेन्यू पहले जो थी अब भी वही है। पहले जो टोटल रेवेन्यू थी ना 48 प्राइस में चेंज होने से पहले, अब भी 48 प्राइस चेंज होने के बाद भी, तो टोटल रेवेन्यू में कोई चेंज नहीं आया, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि डिमांड इज यूनिट इलास्टिक या यूनिटरी। ठीक है भाई, तो अगर टोटल रेवेन्यू मेथड हो, टोटल रेवेन्यू मेथड, और टोटल रेवेन्यू में चेंज ना आए, तो हम कहेंगे डिमांड इज यूनिट या यूनिटरी इलास्टिक। अब आप पूछे शाबाश, इसको टोटल रेवेन्यू मेथड भी बोलते हैं और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी। जी सही, ठीक है जी। फिर भी कंफ्यूजन हुआ तो फिर भी आप पूछ लें। अच्छा अब हम पढ़ेंगे परसेंटेज मेथड। उधर हम पढ़े थे ना टोटल रेवेन्यू मेथड, ठीक है ना, ये तो हम टोटल रेवेन्यू निकाल रहे थे, सही है ना। टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करके उसी की बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि यार डिमांड जो है ना वो इलास्टिक है। जी बिल्कुल इनइलास्टिक होगा। अगर लेबा प्राइस में ज्यादा चेंज आए और टोटल रेवेन्यू में थोड़ा सा इंक्रीज या डिक्रीज हो, तो हम कहेंगे कि इनइलास्टिक। बिल्कुल सही समझिए आप, बिल्कुल ठीक है बच्चे, ठीक। जी और कोई?
सही है। उधर तो हम टोटल रेवेन्यू की मेथड पे सॉल्व करते थे ना, इधर हम कहेंगे परसेंटेज, हम परसेंटेज में आंसर निकालेंगे, ठीक है। उधर तो हम इलास्टिक, इनइलास्टिक, यूनिट इलास्टिक का हम टोटल रेवेन्यू के बेस पे निकाल देते कि अगर टोटल रेवेन्यू में इंक्रीज आया हो और प्राइस में भी डिक्रीज आया हो तो हम कहेंगे कि यार डिमांड इज इलास्टिक। अगर प्राइस में ज्यादा इंक्रीज हो और टोटल रेवेन्यू में कम डिक्रीज हो तो हम कहते हैं कि इनइलास्टिक। और अगर प्राइस में इंक्रीज डिक्रीज आया हो लेकिन टोटल रेवेन्यू में कांस्टेंट रहे पहले और बाद में भी, तो हम कहते हैं कि यूनिटरी। अब इधर हम परसेंटेज मेथड के थ्रू निकालेंगे वही लेमडा, इसको आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है ना। इसको आप ईडी कर दें। परसेंटेज मेथड ये फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब ये क्या चीज है भाई, तो इसको उसने ना नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है जी। इसको ना नीचे उसने कि यार परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाय एवरेज डिमांड। सो एवरेज डिमांड हम किस तरह निकालेंगे, मैं भी बताता हूं आपको फार्मूला उसका भी। अब ये इसको नॉमिनेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। नॉमिनेटर को इस तरह कैलकुलेट करना है, ये नॉमिनेटर को हमने भाई मेरे इस तरह कैलकुलेट, ये नॉमिनेटर का फार्मूला ये, ठीक है जी। ये डिनोमिनेटर है, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस, अब ये इसका फार्मूला ये कि न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइड बाय एवरेज डिमांड। तो अगर आपको ये फार्मूला याद हो तो आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में भी मसला कोई नहीं आएगा, सिर्फ डिमांड की जगह उधर सप्लाई हो जाएगी। क्लियर जी। अब एवरेज डिमांड को हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करने का आसान फार्मूला है न्यू प्राइस प्लस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय 2। इस तरह आप एवरेज निकालते हैं। क्लियर जी। सो एवरेज प्राइस या एवरेज डिमांड इसके बराबर होगा। अगर एवरेज डिमांड निकालना है सो न्यू डिमांड प्लस ओल्ड डिमांड इज डिवाइडेड बाय 2। क्लियर जी। वो तो जो जिस तरह हम एवरेज निकालते हैं, क्लियर जी, जो आप मीन निकालते थे जिस तरह स्टेटिस्टिक्स में, वही चीज है, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो ये उसका फार्मूला है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बराबर है न्यू डिमांड, वो भी हमें सवाल में दिया होगा, ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाय एवरेज डिमांड। एवरेज डिमांड किसके बराबर है, न्यू डिमांड प्लस ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाय 2। परसेंटेज चेंज इन प्राइस, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइड बाय एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस बराबर है न्यू प्राइस प्लस ओल्ड प्राइस डिवाइड बाय 2। अब इधर आप एक बात याद रखें, इधर उसने ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी है, इसको ये अच्छा ये नोट, ये जरा आप लोग ये जरा आप लोग पढ़ लें। नोट दैट द साइन इज नॉट इंपॉर्टेंट इन दिस कैलकुलेशन, ओनली एब्सोल्यूट नंबर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है जी, जरा आप फिर खुद पढ़ ले, इतना वो नहीं है, यहाँ से वो न्यूमेरिकल पूछेगा आपसे और ऑब्जेक्टिव भी। उसने कहा कि यार यहाँ जो बात की है उसने कि साइन इंपॉर्टेंट नहीं है। कहने का मतलब ये कि अगर आपके पास आंसर आ जाता है फॉर एग्जांपल -3, तो हम माइनस साइन को इग्नोर करेंगे, हम माइनस साइन को इग्नोर करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास जवाब आता है ना, फॉर एग्जांपल आपके पास जवाब आता है -3, तो वी इग्नोर माइनस साइन लिखेंगे, लेकिन हम कहेंगे इग्नोर माइनस साइन और हम 3 लेंगे, ठीक है जी। अब इधर हमें किस तरह पता लगेगा कि डिमांड इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है कि यूनिट इलास्टिक। तो मैं आपको झटका मेथड बताता हूं कि अगर आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो इस फार्मूले के थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे, ये इस फार्मूले के थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर ग्रेटर देन 1 हो, अगर ग्रेटर देन 1 हो तो हम कहेंगे कि डिमांड इज इलास्टिक, लेकिन अगर लेस देन 1 हो तो हम कहेंगे इनइलास्टिक, और अगर आंसर हमारे पास इक्वल टू 1 आ रहा हो तो हम कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक। आई रिपीट कि इस फार्मूले के थ्रू जब हम फिगर पुट करेंगे और हम कहेंगे कि अगर हमारे पास आंसर फॉर एग्जांपल 3 आ रहा हो, जस्ट अज्यूम दैट, तो ग्रेटर देन 1 आंसर आया ना, फॉर एग्जांपल हमारे पास आंसर आया -3, तो हम माइनस के साइन को इग्नोर कर देंगे, ठीक है ना, और हम +3, तो आंसर आया ग्रेटर देन 1, तो हम कहेंगे डिमांड इज इलास्टिक।
फॉर एग्जाम्पल आंसर आया 0.5, तो लेस देन 1 आया ना आंसर, तो हम कहेंगे डिमांड इज इनइलास्टिक। और अगर आंसर आया इज इक्वल टू 1, तो हम कहेंगे डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक। जी यहां तक कंसेप्ट में कोई मसला? मैं न्यूमेरिकल करा दूंगा तो अभी आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जी जी, जीरो नहीं आएगा, समझ, जीरो नहीं आएगा, इस फार्मूले में जीरो नहीं आएगा। ठीक है ना भाई, समझ, जीरो नहीं आएगा। पॉइंट में आता हो तो लेस देन 1, मैंने अभी लिखा ना अपना वहीदुल्ला कि 0.5, तो लेस देन 1 आया ना, तो वो आपके पास इनइलास्टिक होगा। शाबाश, और शाह पूछे पूछे यार, अपने दिमाग को थोड़ा रखना दे, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस सिंपल ये कंसेप्ट है इसमें। अब ये इम्पोर्ट, ये अब बुक्स में इसको ना आप मार्क कर दें, ताकि जब आप समझ, हम साइन को इग्नोर करेंगे। उसने खुद कह दिया ना, जब उसने खुद कह दिया आपको ना, ये जिसने भी ये फार्मूला बनाया, वो कहते हैं यार आप ना साइन को इंपॉर्टेंट ना करें, आप एब्सोल्यूट नंबर को वो शो करा दें, समझ, ठीक है ना भाई। जब उसने खुद कह दिया, अब ये देखो इसके बाद हम जाएंगे तो साइन इंपॉर्टेंट होगा। देखो ये हर किसी के अपने मेथड होते हैं ना, कि भाई मैं न्यूमेरिकल का जिक्र कर रहा हूँ कि आप ना इसमें ना साइन को इग्नोर करेंगे, आपके पास जो अभी यार न्यूमेरिकल करते हैं अभी क्लियर हो जाएगा, अभी आपका ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मुझे थोड़ा 5-6 मिनट दे, इंशाल्लाह क्लियर। अभी आप देखिए, यहाँ से वो आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा, और यहाँ से वो आपसे वो न्यूमेरिकल भी 2-3 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप फार्मूला अभी आप देखिए, ये फार्मूला याद रखें ना, ये फार्मूला सिंपल है, इसमें क्या, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइड बाय। अब आप देखें, क्योंकि अभी एग्जाम्स जा रहे हैं ऑनलाइन पे, तो ऑनलाइन में अगर आप फार्मूला नहीं भी लिख सकते हैं ना, तो डायरेक्ट फिगर पुट किया करें, ठीक है, ताकि आपका टाइम जाया ना हो। अगर आप लिख सकते हो, आपके पास टाइम है तो लिख लें, लेकिन मैं आई सजेस्ट क्या, भी चूंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो रहे हैं ज्यादातर, तो थोड़े से टाइपिंग के इशू हमें भी यार आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आपकी प्रैक्टिस इतनी है टाइपिंग कि आप फार्मूला लिख ले और विद इन टाइम में आप पेपर सॉल्व कर सकते हो तो ठीक है, अगर नहीं तो डायरेक्ट फिगर पुट कर लेंगे, एग्जामिनर खुद समझ जाएगा कि बच्चे को फार्मूला भी आ रहा है। अब आप देखिए, ये देखें आप, मैं थोड़ा सा इसको ना आपके लिए थोड़ा सा आसान कर देता हूँ, ताकि टेबल फॉर्म में लिख लेता हूँ, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, ताकि आप लोगों को आसानी हो। देखें, पहले प्राइस थी, मैं इसको ना थोड़ा सा टेबल में एलोबरेट करता हूँ। पहले जब प्राइस थी 8, तो क्वांटिटी डिमांड थी अपने भाई मेरे 15, ठीक है जी। प्राइस जब 7 पे पहुंच गई तो क्वांटिटी डिमांड पहुंच गई 25। सो दिस इज ओल्ड वन, दिस इज न्यू वन, दिस इज ओल्ड वन, दिस इज न्यू प्राइस। अब आप देखिए, अभी क्लियर हुआ? वो आपको बताएगा कि यार पहले इस तरह वो टेबल फॉर्म में नहीं देगा, तो मैंने आपको थोड़ा सा इलोबरेट किया आसान करने के लिए, ताकि आपको समझ आए। वो आपसे कहेगा यार पहले एक प्रोडक्ट था, उसकी प्राइस थी 8, वो प्राइस ना 7, और क्वांटिटी डिमांड इतनी थी, वो प्राइस सब 7 से ना 8 से ना 7 पे गिरी, तो क्वांटिटी डिमांड में इतना इंक्रीज आया। बताएं कि इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है कि यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है जी। वो आपको बताएगा कि यार परसेंटेज मेथड या जो भी हो, या इस तरह वो आपको आंसर देगा, आपको पता लग जाएगा कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से सवाल आया है कि परसेंटेज मेथड से। इस तरह वो कुछ कुछ ना क्लू आपको देगा, इस तरह लैंग्वेज नहीं जोड़ेगा आपको। अब आप देखिए, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड, ये क्लियर है ना भाई, ये डिवाइडेड बाय एवरेज डिमांड। तो एवरेज डिमांड क्या है, न्यू डिमांड प्लस ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाय 2। इनसे हमारे पास ये 0.5 आ गया, या आप परसेंटेज में लिख सकते हैं तो 50%, ठीक है जी। डिनोमिनेटर में क्या था, न्यू प्राइस ये माइनस ओल्ड प्राइस, ठीक है, डिवाइडेड बाय एवरेज प्राइस ये। तो अब हमारे पास ये माइनस में आ गया ये। अब आप देखिए,
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ये, डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ये, माइनस में, आंसर हमारे पास माइनस में आ गया। हम इस साइन को ना इग्नोर करेंगे, इसको लिख के ना आप ब्रैकेट में लिख लो इग्नोर माइनस साइन, ब्रैकेट में लिखो ताकि एग्जामिनर को पता लगे कि बच्चे को पता है, वैसे ब्रैकेट में लिख लो इग्नोर माइनस साइन। अब जब आपने साइन इग्नोर कर दिया तो 3.75 इज ग्रेटर देन 1, तो हमारे पास आप लिखो सिंस 3.5 इज ग्रेटर देन, सिंस 3.5 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, देयरफॉर द डिमांड इज इलास्टिक। इस तरह आप लोगों ने लिखना है। काइंडली यार म्यूट कर दे सारे, मैंने भी म्यूट किया है ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है जी। तो 3.75 इज ग्रेटर देन 1 सिंस द डिमांड इज इलास्टिक। अभी समझ क्लियर हुआ आपका आंसर? जी जी बच्चे पूछे शाबाश, बाकी बाकी भी पूछे शाबाश। अब आप ये देखें, देखें आप न्यू डिमांड, इसको भी मैं थोड़ा आप लोग ये से आसान कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसान। प्राइस इज इक्वल टू 11, प्राइस इज इक्वल टू प्राइस और प्राइस, ये प्राइस क्या है, ऑल प्राइस इज इक्वल टू 10, न्यू प्राइस इज इक्वल टू 6, क्वांटिटी डिमांड हमारे पास कितनी थी पहले, और 8 थी, और ये ना 11 पे पहुंच गई। अब आप जब इस फार्मूले में पुट करेंगे ना, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड, एवरेज डिमांड 11 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, आप इतनी कैलकुलेशन ना करें, डायरेक्ट आंसर निकालेगा, इस तरह आप आंसर निकाल सकते हैं। 0 पॉइंट ये न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइड बाय एवरेज प्राइस माइनस 0.5। जब इसको ना मैंने इस पे डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ गया माइनस 0.63। हम इग्नोर माइनस साइन, आप लोग लिख लोगे इग्नोर माइनस साइन, क्लियर जी। तो 0.63 इज लेस देन 1, therefore डिमांड इज इलास्टिक, इन इलास्टिक, सॉरी, ठीक है। मैंने आपसे कहा था ना कि लेस देन 1 आंसर आएगा तो इन इलास्टिक। यूनिटरी भी जरा खुद देख लें, -1 के मुताबिक आंसर आ रहा है, इग्नोर माइनस साइन, सो 1 इज इक्वल टू 1, therefore डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक। पूछ ले जी, देख रहे यूनिटरी वाला। शाबाश, क्या पूछे शाबाश? ठीक है, चलो ठीक ठीक ठीक। अब आई आर्क इलास्टिसिटी एंड पॉइंट इलास्टिसिटी, वो आपसे 4 मार्क्स की सिर्फ इसकी डिफिनेशन पूछेगा। आर्क इलास्टिसिटी एंड पॉइंट, सिंपल रखिए इसको बस सिर्फ 2-3 मार्क्स के लिए, कि जब हम इलास्टिसिटी और डिमांड को डिमांड कर्व के 2 डिफरेंट पॉइंट पे डिटरमिन करते हैं, जब हम इलास्टिसिटी को, व्हेन इलास्टिसिटी इज डिमांड डिटरमाइंड ऑन 2 डिफरेंट कर्व ऑन द डिमांड, तो हम इसको कहेंगे आर्क इलास्टिसिटी। जिस तरह ये सिचुएशन कि एक पॉइंट इधर, फॉर एग्जाम्पल पहले प्राइस ये थी तो क्वांटिटी डिमांड ये थी,
क्लियर जी। ये प्राइस, सो ये क्वांटिटी डिमांड, तो इस पॉइंट पे हमने डिटरमिन किया, इस पॉइंट पे डिमांड। फिर जब प्राइस गिर गई तो क्वांटिटी डिमांड में इजाफा हुआ, तो क्वांटिटी डिमांड ये, सो ये पॉइंट डिटरमिन हुआ। तो इन दो के कर्व के दरमियान जो ये इसको हम कहेंगे आर्क इलास्टिसिटी, कि जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिमांड कर्व के टू डिफरेंट पॉइंट्स पे डिटरमिन करते हैं, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, तो इसको हम कहेंगे आर्क इलास्टिसिटी। वो आपसे 1-2 मार्क्स के लिए शायद वो पूछ ले, उसने पूछे है, ठीक है। तो आप लोगों ने सिर्फ इसकी डिफिनीशन याद करनी और इसका ये फार्मूला बस थोड़ा अगर पेपर में आ गया तो आप लोगों ने लिखना है 2-3 मार्क्स के लिए, अदरवाइज ये इस पे न्यूमेरिकल वो आपसे नहीं पूछेगा। क्लियर जी। अब इसके अगेंस्ट एक और पॉइंट चलता है, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर हम डिमांड कर्व पे सिंगल पॉइंट पे इलास्टिसिटी डिटरमिन करेंगे ना, तो इसको हम कहेंगे सिंगल या पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इस तरह ये आप देख लें, ये नॉर्मली अगर आप थ्योरेटिकली हम इस तरह पढ़ते हैं कि यार जब हम डिमांड कर्व सिंगल पॉइंट पे डिटरमिन करते हैं, उधर तो 2 पॉइंट्स पे था ना, उधर तो 2 पॉइंट्स पे था, तो उसको हमने कहा आर्क इलास्टिसिटी। इधर एक पॉइंट पे जब हम इलास्टिसिटी को डिटरमिन करते हैं तो इसको हम कहते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नॉर्मली यार ये इस तरह बनता है, ये फॉर एग्जांपल कि जब प्राइस ये होना ये, ठीक है, और प्राइस में थोड़ा सा डिक्रीज आए और उस थोड़ा सा डिक्रीज आने की वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांड में भी थोड़ा सा डिक्रीज आए, तो उसको हम कहते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी, कि एक पॉइंट पे हम डिटरमिन करते हैं। लेकिन नॉर्मली हम ये कर्व इस तरह बनाते हैं, प्रैक्टिकली ये इस तरह होता है और नॉर्मली थ्योरेटिकली ये इस तरह। तो याद रखें कि डिमांड कर्व के सिंगल पॉइंट पे अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं तो दिस इज कॉल्ड पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है जी। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसकी डिफिनेशन पढ़नी है और इसका ये फार्मूला ये और ये डायग्राम पढ़ना है बस, बाकी इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको भी अगर आपके पास टाइम हुआ तो, वरना पढ़ने की जरूरत नहीं, इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं, इसको भी और इसको भी। ठीक है जी। तो अब आप पूछिए शाबाश, अगर आपके पास टाइम हुआ तो वैसे पढ़ ले, लेकिन जरूरत नहीं है। पूछिए शाबाश, आर्क और पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जी इकरा, उबैदुल्लाह, हफ्सा, शाबाश पूछे, बाकी भी शायान, लाइबा, समद, जैन, शाबाश पूछे यार। तो सिंपल बात है कि अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करके 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे डिटरमिन करें तो आर, और अगर सिंगल पॉइंट पे डिटरमिन करते हैं, अली मैंने कहा भाई मेरे कि जब हम डिमांड कर्व को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिमांड कर्व के 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे डिटरमिन करते हैं कि यार इधर इलास्टिसिटी क्या थी और इधर इलास्टिसिटी क्या थी, तो उसको हम कहते हैं आर्क इलास्टिसिटी, कि यार इधर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या था, इलास्टिक था कि इनइलास्टिक, और इधर क्या था, इलास्टिक कि इनइलास्टिक, तो हम इसको कहते हैं आर्क इलास्टिसिटी। लेकिन अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम एक सिंगल पॉइंट पे डिटरमिन करते हैं तो उसको हम कहते हैं पॉइंट इलास्टिक। सही है ना अली। तो अगर 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे डिटरमिन करोगे तो आर्क, और अगर सिंगल पॉइंट पे डिमांड कर पे इलास्टिसिटी डिमांड डिटरमिन करोगे तो पॉइंट। क्लियर ही। अब इसको आप छोड़ दें, इसको, इसके लिए फार्मूले मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, लोअर और ये अपना अपना इसको भी देख ले, जरूरत नहीं है पढ़ने की, इसको भी इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको भी। अब हम आते हैं ये यूजफुलनेस की तरफ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास और क्लास एलिमेंट। अच्छा, यूजफुलनेस में ये है कि एक प्रोड्यूसर हो, उसको किस तरह पता लगेगा कि यार एक डिमांड जो है ना वो इलास्टिक या इनइलास्टिक, वो देखेगा कि अगर मैं प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाऊंगा या प्राइस डिक्रीज करूंगा, अगर मैं प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज करूंगा तो मेरे टोटल रेवेन्यू या टोटल डिमांड बढ़ेगी। सो अगर वो कहता है कि हाँ अगर मैं प्राइस को डिक्रीज करता हूं तो मेरे प्रोडक्ट की डिमांड या टोटल रेवेन्यू बढ़ेगी, तो वो प्राइस को डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये हमें हेल्प करता है प्राइस डिटर्मिनेशन में। द सेकंड थिंग इज, अगर उसको लग रहा है कि यार अगर
मैं प्राइस को डिक्रीज करता हूं तब भी लोग उसकी डिमांड इंक्रीज नहीं करेंगे, या अगर मैं प्राइस इंक्रीज भी कर दूं तो तब भी लोग उसकी डिमांड में डिक्रीज नहीं करेंगे, तो दोनों सिचुएशन में वो प्राइस को डिक्रीज नहीं करेगा। यानी अगर उसको लेके मेरा प्रोडक्ट प्राइस सेंसिटिव है तो वो प्राइस को डिक्रीज करेगा, ठीक है, ताकि वो टोटल रेवेन्यू को इंक्रीज कर ले। लेकिन अगर उसको लेके मेरा प्रोडक्ट प्राइस सेंसिटिव नहीं है, मैं प्राइस बढ़ा भी दूं तब भी लोग खरीदेंगे, मैं प्राइस कम कर दूं तब भी लोग नहीं खरीदेंगे, तो दोनों सिचुएशन में वो कभी भी प्राइस में इंक्रीज डिक्रीज नहीं करेगा।